हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी क्लासेस। और जैसे कि आपको पता है कि आपकी बोर्ड की डेट शीट अनाउंस हो चुकी है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया है कि हमने अब एक प्रैक्टिस सीरीज शुरू करी है। देखो, इस सीरीज में हम क्या करेंगे, तो जितने भी आपके अकाउंट्स के चैप्टर है ना, उन सब चैप्टर्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो एक एक क्वेश्चन, चाहे आपका डिबेंचर का हो, शेयर कैपिटल का हो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इनके जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है हर चैप्टर में से, उनको हम एक तरीके से, मैं कोशिश करूंगा कि उन सबके काइंड ऑफ क्वेश्चंस बना लूं। और प्रीवियस ईयर की जो भी एडजस्टमेंट्स आ रखी है उनको भी इस सीरीज के अंदर हम क्या करेंगे, कवर अप कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज हमने जो चैप्टर कवर अप करना है इस सीरीज में, वो है हमारा चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो हमने बेसिकली इस वीडियो में देखना क्या है कि कैसे हमने कैश फ्लो का क्वेश्चन सॉल्व करना है, किस किस एडजस्टमेंट को ध्यान में रखना है और कैसे जल्दी से जल्दी हम अपने क्वेश्चन को कवर कर लें विद वर्किंग नोट, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखो, हमारे पास, हमने जब भी कैश फ्लो का क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो सबसे पहले हमने किसको ध्यान में रखना है, सबसे पहले हमने ध्यान में रखना है एडजस्टमेंट्स को, कि हमारे पास कौन सी एडजस्टमेंट है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास कितनी एडजस्टमेंट है, सिर्फ और सिर्फ दो। एक तो है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर और दूसरा है डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2022। देखो, सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 20,000, कि हमने इस साल कितना टैक्स पे किया है, 20,000 की। तो डेफिनेटली हमारे पास टैक्स की क्या होंगी, हमारे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस भी होंगे। तो हमारे पास करंट लायबिलिटी के अंदर क्या आता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और उसके अंदर हमारे पास नोट नंबर 2 है, तो वहां पर हमें जाके क्या मिलेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स, जिसके ओपनिंग बैलेंस कितने हैं, 60,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 80,000, ठीक है ना। तो देखो, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट को हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो हमें पता है ये हमारी लायबिलिटी है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड के ऊपर, ठीक है ना। एंड क्लोजिंग बैलेंस विल बी ऑन डेबिट साइड, ठीक है। तो हमने अब क्या किया, हमने टैक्स की पेमेंट करी है। तो टैक्स की पेमेंट मतलब टू बैंक टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो इस साल हमने, देखो, पिछले साल हमारा 60,000 का टैक्स प्रोविजन हमने बना के रखी हुई थी, उसमें से 20,000 का टैक्स हमने पे कर दिया। तो हमारे पास कितना टैक्स बचा होना चाहिए, 40,000, लेकिन शो कितना कर रहा है, 80,000। इट मींस हमने इस साल नई कितनी प्रोविजन क्रिएट करी है, 40,000 की। आप सिंपली आप क्या कर सकते हो, इसका टोटल, और इसमें से आप 60,000 को माइनस करोगे तो आपके पास एक बैलेंस शीट फिगर के निकल के आएगी, विच इज कॉल्ड टैक्स मेड, कि इस साल आपने कितना टैक्स क्या किया है, प्रिपेयर किया है। तो सेकंड एडजस्टमेंट हमारे पास क्या थी, डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2022। देखो, हमारे पास 2021 2022, तो हमने ये ईयर्स को भी ध्यान में देखना है कि हमारे पास प्रीवियस ईयर पहले दिया है या बाद में दिया है। तो अभी प्रीवियस ईयर पहले दिया है, उसके बाद हमें कौन सा दिया, करंट ईयर दिया, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है ना। देखो, डिबेंचर्स हमें कहाँ मिलेंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर, तो इसका भी एक हेड है, हेड नंबर 1, नोट नंबर 1। तो नोट नंबर 1 में 12% डिबेंचर्स हैं, तो इंटरेस्ट रेट विल बी 12%। उन्होंने क्या बोला कि डिबेंचर्स जो थे वो 5 लाख के थे, कम होकर कितने हो गए, 3 लाख के हो गए। तो इट मींस डिबेंचर हमारे 2 लाख के कम हुए, और वो कब हुए कम, 31 मार्च 2022, यानी कि बिल्कुल लास्ट डेट को, ठीक है ना। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना बेटा, 60,000। तो ये इंटरेस्ट हमने कैसे निकाला, देखो, तो ओपनिंग बैलेंस कितना था हमारे पास, ओपनिंग बैलेंस जो था हमारे पास, वो था हमारे पास 5 लाख, ठीक है ना। ओपनिंग बैलेंस कितना था 2021 का 5 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास कितना आ गया, 3 लाख, ठीक है ना, 2022 का। यानी कि हमने पहले साल हमारे पास डिबेंचर कितने के थे, 5 लाख के थे, हमने एक लोन ले रखा है, तो हमने उसका इंटरेस्ट तो पे करना ही करना है, ठीक है ना। तो हमने इस 5 साल को, पूरे साल हमने क्या किया, इस 5 लाख को यूज किया, और साल के एंड में यानी कि 31 मार्च 2022 को हमने 2 लाख रुपए की पेमेंट कर दी है। तो बेसिकली हमने इस पूरे साल कितने पैसे यूज किए, 5 लाख यूज किए। तो इंटरेस्ट कितने के ऊपर लगेगा, 5 लाख के ऊपर कितने परसेंट, 12%, तो इट विल बी 60,000। तो सेकंड हमारे पास इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एडजस्टमेंट थी, जिसका आंसर आया 60,000, ठीक है ना। चलो, तो हमने अब दोनों एडजस्टमेंट को सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अपनी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज हमें तीनों एक्टिविटीज को क्या करना है, निकालना है। चलो, तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी एक्टिविटी आती है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले हमें इसके अंदर क्या चाहिए, सबसे पहले हमें इसके अंदर चाहिए नेट प्रॉफिट, कौन से वाला, आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की वो प्रॉफिट जिसमें टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होगी,
वॉलंटरी कंपनसेशन पेड, ठीक है ना, और इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ये सारी आइटम सब कुछ माइनस प्लस करने के बाद जो हमारे पास बेसिक प्रॉफिट कंपनी के पास आया, ठीक है ना, वो प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। और वो प्रॉफिट हमें कहाँ मिलेगा? वो प्रॉफिट हमें मिलेगा रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर। तो कितना था हमारे पास पिछले साल? 6 लाख, और इस साल बढ़कर कितना हो गया? 7,50,000। तो इस साल का प्रॉफिट कितना आया हमारे पास? 1,50,000। और हमें पता है इसके अंदर हमें कितनी चीजें प्लस करनी होती हैं? 4 चीजें प्लस करनी होती हैं। कौन सी? देखो, प्लस क्यों करना है हमने? प्लस हमें इसलिए करना होता है क्योंकि हमने इसमें से इन चीजों को माइनस कर रखा है और ये हमारे ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, ठीक है ना, ये हमारे ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है। और हमें क्या निकालना है? कैश का फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, की भाई कितना कैश हमारे पास ऑपरेशन से, हमारे नॉर्मल बिजनेस से आया, ठीक है ना। तो 4 चीजें हम दोबारा एड बैक इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमने उसको माइनस कर रखा है। अब हम उसको दोबारा से एड बैक करेंगे ताकि हम अपने एक्चुअल कैश की वैल्यू पर पहुंच सके। तो सबसे पहले इसके अंदर चीज क्या होती है हमारे पास? सबसे पहले होती है कि ट्रांसफर्स टू रिजर्व, कि कितना पैसा हमने जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर किया। तो क्या हमारे पास कोई ट्रांसफर्स टू रिजर्व है? नहीं, वो भी हमें रिजर्व्स एंड सरप्लस में मिलेगा, ठीक है ना। सेकंड हमारे पास क्या आता है? डिविडेंड्स। तो डिविडेंड हमारे पास कितने होते हैं? 2। एक तो होता है प्रपोज डिविडेंड जो कंपनी ने इस साल अपनी मीटिंग में प्रपोज किया होगा, ठीक है। एक होता है इंटरिम डिविडेंड। तो ये दोनों हमें कहां मिलेंगे? एडजस्टमेंट के अंदर। तो ना प्रपोज डिविडेंड है ना इंटरिम डिविडेंड है। और फोर्थ होता है हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो प्रोविजन फॉर टैक्स यानी कि कितना हमने टैक्स की प्रोविजन इस साल क्रिएट करी है, उससे भी हमने अपने नेट प्रॉफिट को क्या किया होगा? माइनस करके साइड पे उस प्रोविजन को रखा होगा, ठीक है। तो दोबारा एक बार क्या कर देंगे? हम उसमें से ऐड बैक कर देंगे बिकॉज दैट इज अ प्रोविजन। पेमेंट नहीं करी, सिर्फ प्रोविजन मेड करी है हमने। तो अगर तो हमें मेड गिवन है तो मेड ले लेंगे, ठीक है ना। अगर हमें मेड गिवन ना हो, कोई एडजस्टमेंट ना हो, लेकिन स्टिल हमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दे रखा हो, तब हम किसको प्लस करेंगे? करंट ईयर को प्लस करेंगे। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है, या तो मेड या करंट ईयर। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है? मेड को। देन किसको प्रायोरिटी देनी है? करंट ईयर को, ठीक है ना। तो हमने निकाला था अपने वर्किंग नोट से, तो टैक्स मेड कितना निकला था हमारा? 40,000। तो हम इसको कितना प्लस करेंगे? 40,000। और कोई चीज हमारे पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं है, तो सिंपली हमारे पास क्या निकल के आएगा? नेट प्रॉफिट कौन सा? बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, इट विल बी 1,90,000। अब इनमें हम कौन सी चीजें ऐड करेंगे? दैट इज कॉल्ड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, यानी कि वो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम जो हमने अपने प्रॉफिट से माइनस कर रखी है, ठीक है। जब हमने नॉर्मल एक बिजनेस का प्रॉफिट किया होगा उसमें से माइनस कर रखी होगी, अब हमें उसको दोबारा ऐड बैक करना है। व्हाई? बिकॉज ये तो या तो हमारी ये मेन बिजनेस का पार्ट नहीं है, या इससे हमारा कोई कैश नहीं कम हुआ। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास कौन सी चीज आती है? डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। देखो, डेप्रिसिएशन से क्या होगा? प्रॉफिट तो कम होगा लेकिन कैश तो वहीं का वहीं, ठीक है। तो इट इज अ नॉन कैश आइटम। तो डेप्रिसिएशन चार्ज, और डेप्रिसिएशन हमें पता है किसके ऊपर लगती है? हमेशा नॉन करंट एसेट्स के ऊपर। तो कितनी एसेट्स है हमारे पास? 3। पहली कौन सी है? मशीनरी। मशीनरी तो क्या हुई है? 8 लाख की थी, 9 लाख की होगी, तो 1 लाख की बढ़ी है, इस पे तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं। फर्नीचर, फर्नीचर था हमारे पास 5,20,000 का, कम होकर कितना हो गया? 4 लाख का हो गया, यानी कि इस साल हमारे पास डेप्रिसिएशन कितनी लगी होगी? ठीक है ना, 1,20,000। देखो, आप ये भी बोल सकते हो कि फर्नीचर कम हुआ है, तो क्या ये सेल नहीं हुई? नहीं। तो व्हाट वी अज्यूम्ड कि अगर हमें सेल दे रखी है तभी हम मानेंगे, अगर नहीं दे रखा तो हम क्या मानते हैं कि अगर एसेट कम हो रही है तो वो डेप्रिसिएशन की वजह से कम हो रही है और किसी कारण की वजह से कम नहीं हो रही, ठीक है ना। सेकंड हमारे पास क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, बिकॉज इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग आइटम। ये किसका पार्ट है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, हमने पढ़ा है पहले, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमने कितना निकाला था इस साल? 60,000 हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकाला था और एडजस्टमेंट में किया था। थर्ड हमारे पास क्या आता है? गुडविल रिटर्न ऑफ या गुडविल अमोर्टाइज्ड, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? गुडविल रिटर्न ऑफ की बजाय हम क्या लिख सकते हैं इसको? गुडविल अमोर्टाइज्ड, ठीक है ना। तो गुडविल अमोर्टाइज हम लिख सकते हैं। देखो, गुडविल अमोर्टाइज का मतलब क्या है कि हमारी गुडविल 70,000 की थी, रेपुटेशन 30,000 की रह गई है, तो 40,000 की उसकी वैल्यू कम होगी, वो भी हमने प्रॉफिट से माइनस कर रखी होगी, लेकिन वो भी हमारा क्या था? कैश की आइटम नहीं थी, ठीक है ना। तो दैट शुड ऑल्सो बी एड बैक, ठीक है। और फोर्थ हम क्या लिखते हैं? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। तो अगर हमें कोई लॉस हुआ है एसेट को बेचकर, उसने भी हमारे प्रॉफिट को कम किया होगा, लेकिन वो हमारा इन्वेस्टिंग का पार्ट है, इसका पार्ट नहीं है, तो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है हमारे पास, तो उसको हमने खाली छोड़ दिया। हाँ, अगर प्रॉफिट हुआ होता तब क्या करते? प्रॉफिट ने हमारे प्रॉफिट को प्लस किया होगा, तो उसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास अब क्या निकल के आ रहेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो 1,90,000 में तीनों चीजों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहेगा? हमारे पास आ रहेगा 4,10,000। तो ये हमारे पास कौन सा आ गया? वो प्रॉफिट जिसमें अभी वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट होनी बाकी नहीं है, ठीक है ना। तो अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी,
ठीक है ना, ये हमारे पास वर्किंग कैपिटल होती है। तो वर्किंग कैपिटल कौन सी होगी, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। देखो अगर हमारी करंट लायबिलिटी बढ़ रही है दैट शुड बी द एड बैक, और अगर हमारी करंट लायबिलिटी कम हो रही है, लेट्स से क्रेडिटर्स थे 10,000 के 5,000 के रह गए, तो हमारी पेमेंट की होगी, पैसा गया होगा तो वो माइनस होगा, और अगर करंट लायबिलिटी बढ़ रही है दैट शुड बी प्लस। ठीक है ना, ऐसे ही अगर हमारी करंट एसेट कम हो रही है तो स्टॉक 50 का था 30 का रह गया, तो मतलब हमने बेचा होगा, हमारे पास कैश आया होगा, और अगर बढ़ रहा है हमने खरीदा होगा तो कैश हमारे से गया होगा। ठीक है ना, तो ये भी याद रख सकते हैं कि करंट लायबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर बढ़ेगी तो प्लस, कम होगी तो माइनस, बाकी उसका रिवर्स। तो चेक करते हैं कि करंट लायबिलिटी कौन सी बढ़ी है। तो करंट लायबिलिटी में क्या है हमारे पास, क्रेडिटर्स। देखो 40 के थे, कितने के हो गए, 70 के हो गए, तो कितने बढ़ गए, 30,000 बढ़ गए। तो इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना, 30,000। क्या है ये हमारे पास, ये है हमारे पास क्रेडिटर्स। ठीक है ना, करंट एसेट्स, देखो तो करंट एसेट्स हैं जो कम हो रही हो। करंट एसेट कितनी है हमारे पास, दो, इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल। तो 40 की थी, ये वाला 40, तो ये भी बढ़ रहा है, ये 50 का था, इसमें तो कोई चेंज आया ही नहीं। ठीक है ना, तो कोई हमारे पास करंट एसेट डिक्रीज नहीं हो रही थी, तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, क्या कोई करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, नहीं। क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं। ठीक है, एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन हमें पता है इट इज अ प्रोविजन फॉर टैक्स, तो इसका ट्रीटमेंट भी हो चुका है। देन इंक्रीज इन करंट एसेट, यस हमने देखा था हमारी जो करंट एसेट थी, इन्वेंट्री थी, वो 40 की थी, कितनी होगी थी, 1,40,000 की, तो 1,00,000 बढ़ चुकी थी, तो उसको हम क्या करेंगे, हमने खरीदी होगी तो उसको माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आएगा, कैश जनरेटेड, कितना हमने कैश जनरेट किया, किससे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो 4,10,000 में से 30 प्लस 440 माइनस 1,00,000, इट विल बी 3,40,000। ठीक है ना, चलो कैश तो हमने जनरेट कर दिया। अब उसके बाद क्या, उसके बाद आता है हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। देखो टैक्स की प्रोविजन क्रिएट करी थी, उसको तो प्लस कर दिया बिकॉज उससे प्रॉफिट, कैश तो कम नहीं हुआ, लेकिन पेमेंट भी तो करी थी कुछ टैक्स की, तो उसको क्या करेंगे, माइनस। तो सबसे पहले अगर मेड प्लस की है तो पेड माइनस, और अगर हमें पेड गिवन ना हो, ठीक है ना, तब हम किसको करेंगे, प्रीवियस ईयर को माइनस। तो कितना हमने निकाला था वर्किंग नोट से, टैक्स पेड हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था 20,000, तो इट विल बी कितना आ गया, 3,20,000। तो कैश फ्लो पॉजिटिव में आया, तो इट विल बी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कितना, 3,20,000। चलो सेकंड हमारे पास कौन सी एक्टिविटी होती है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब क्या है कि कितनी एसेट्स खरीदी, ठीक है ना, कितनी एसेट्स बेची, इन्वेस्टमेंट्स कितनी खरीदी, कितनी बेची हमने, तो ये सारा किसका पार्ट है, इन्वेस्टमेंट्स का पार्ट है। ठीक है, इससे भी पैसा आएगा और जाएगा। तो थिंक ऑफ इट कि अगर हमने मशीन, देखो तो ये जितनी भी आपको ये बात याद रखनी है, जितनी भी आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की चीजें है ना, वो सारी की सारी आपको कहां से मिलेंगी, हमेशा नॉन करंट एसेट्स के से, और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास तीन चीजें हैं, मशीनरी, फर्नीचर। देखो फर्नीचर तो क्या हुआ था, डेप्रिशिएट हुआ, तो इसका तो ट्रीटमेंट हो चुका हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, मशीनरी 8,00,000 की थी, कितनी होगी, 9,00,000 की होगी, तो कितनी बढ़ गई है, 1,00,000। मशीनरी बड़ी है तो हमने क्या की होगी, परचेज की होगी, खरीदी होगी। तो पैसा आया कि गया, कैश तो हमारा चला गया। ठीक है ना, तो परचेज ऑफ मशीनरी, मशीन खरीदेंगे तो कैश गया, तो 1,00,000 कम हो गया। और कोई चीज है हमारे पास, तो थर्ड क्या था, गुडविल। देखो गुडविल अगर कम हो रही है दैट शुड बी अमोर्टाइज्ड, कि हमारा नुकसान। हाँ अगर गुडविल बढ़ रही होती फिर उसको लिखते परचेज ऑफ गुडविल, तो यहाँ पर तो गुडविल क्या हो रही है, कम हो रही है, तो सिंपली हमारे पास और कोई एक्टिविटी नहीं है। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमारा किस में आ गया, 1,00,000 कैश यूज्ड फ्रॉम, यूज्ड मतलब नेगेटिव के अंदर आया, हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पैसा गया है हमारा। थर्ड कौन सा होता है, थर्ड होता है हमारे पास कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जब भी आपको फाइनेंसिंग को फाइंड आउट करना है, आपको हमेशा कहां जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा शेयर होल्डर फंड एंड नॉन करंट लायबिलिटी, बिकॉज फाइनेंसिंग मतलब कितना आपके पास लोन आया, कितने आपके शेयर्स इशू करके पैसा आया, या कितने डिबेंचर रिडीम करके आपके पास पैसा गया। ठीक है ना, तो रिजर्व्स एंड, देखो शेयर होल्डर फंड में सबसे पहली चीज क्या है, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल 4,00,000 की थी, बढ़कर कितनी होगी, 6,00,000, यानी कि आपने इस साल शेयर कैपिटल इशू करी होगी, 4 से बढ़कर 6 हुई होगी। तो बेसिकली कितना कैश आया हमारे पास, 2,00,000 का इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल से क्या आया, कैश आया। ठीक है ना, उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस का ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है ना, उसके बाद क्या बचा, नॉन करंट लायबिलिटी, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं, और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का नोट नंबर 1 था, तो नोट नंबर 1 में क्या था, 12% डिबेंचर, 5,00,000 के थे, 3,00,000 के रह गए थे, यानी कि हमने इस साल क्या किया होगा, डिबेंचर्स को रिडीम किया होगा, पेमेंट की होगी, तो कैश का क्या है, ये आउटफ्लो है। ठीक है ना, चलो तो अब हमारे पास एक क्या थी, एडजस्टमेंट, और हमें पता है हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं। तो अगर हमने डिबेंचर पे किया है तो उसके साथ इंटरेस्ट भी दिया होगा, उस इंटरेस्ट को हमने ऑपरेटिंग में प्लस किया था, बिकॉज वो उसका पार्ट नहीं था, वो किसका पार्ट था, फाइनेंसिंग का पार्ट, तो उसको भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आखिर में हमारे पास क्या आएगा, कैश यूज्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, 2,00,000 में से 2,60,000 माइनस करेंगे तो 60,000 हमारे पास नेगेटिव बैलेंस क्या हो गया, आ गया।
ठीक है ना? तो तीनों एक्टिविटी से हमारे पास क्या आ गया? कैश फ्लो। तो एक बार फिर बैलेंस शीट को चेक कर लेंगे, तो कोई आइटम हमारे पास रह तो नहीं गई, तो शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का ट्रीटमेंट भी हो गया, क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट भी कर दिया, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का भी, ठीक है ना? मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, इनका ट्रीटमेंट भी हो गया, इन्वेंटरी भी हो गया, ट्रेड रिसीवेबल भी हो गया। बचा क्या? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसका पता है हमें ट्रीटमेंट नहीं होता, बिकॉज़ जितना भी कैश का इनफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ, वो रखेंगे कहाँ पर? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में, ठीक है ना? तो चलो, तो अगर हमें अब आंसर चेक करना है कि हमने आंसर ठीक निकाला या गलत निकाला, तो अब हम क्या करेंगे? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑल द एक्टिविटीज, मतलब ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से कितना कैश हमने जनरेट किया, ठीक है ना? तो 3,20,000 हमारे पास कहाँ से आया था? ऑपरेटिंग से। 1 लाख हमारे पास फाइनेंसिंग से गया था, और 60,000 हमारे पास, सॉरी, 1 लाख हमारे पास इन्वेस्टिंग से गया था और 60,000 हमारा फाइनेंसिंग से गया था। तो नेट कैश का इनफ्लो कितना है? 1,60,000। तो बेसिकली अगर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब शुरुआत में हमारे पास 1,20,000 पड़े थे, और इस साल कितने आए हमारे पास? सारी एक्टिविटीज से 1,60,000 आए, तो हमारे पास 2,80,000 कैश एट प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखो क्या है कि नहीं है? तो यस, 1,20,000 था, अब कितना हो गया? 2,80,000। इट मीन्स हमने जो क्वेश्चन किया है वो क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है ना? दैट्स इट। तो आज हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 किया है, ऐसे ही हम प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, जिसमें मैं डिफरेंट एडजस्टमेंट लाऊंगा, जिससे आपका सारा कैश फ्लो एक बार क्या हो जाएगा? कवर अप हो जाएगा। थैंक यू।